दोस्तों आज पेश है मनोज कॉमिक्स के 3 सिक्के। ये एक और चित्र है दोस्तों। बीस हजार की आबादी वाले कस्बे सुंदरनगर के निवासी एक सुबह अपने घरों के बाहर निकले तो कस्बे में विभिन्न दीवारों पर विभिन्न पोस्टरों को चिपका पाया। आज दिनांक 26 दिसंबर को 3 विशेष सिक्के बाजार में पहुंचाए जा रहे हैं। इनमें से हर एक पर एक खास चिन्ह होगा। एक आयत, दूसरे पर दायरा, तीसरे पर त्रिकोण। यह सिक्के 31 दिसंबर को लोगों के हाथों में रहेंगे और 31 दिसंबर की शाम को जिन लोगों के पास यह सिक्के पाए जाएंगे उन्हें हर एक को खास तोहफा मिलेगा। पहले को 5 लाख, दूसरे को पूरी दुनिया की सैर, तीसरे को एयर टिकट, तीसरे की को मौत और तीसरे को मौत। किसको क्या मिलता है यह राज सिक्कों पर अंकित निशानों पर में छुपा है। 31 दिसंबर की शाम इन सिक्कों के मालिक स्थानीय आवास संपदा को अपना परिचय दें और सिक्के पेश करें। आवास संपदा के अनुरोध है कि उन व्यक्तियों को द्वारा दी जानकारी प्रकाशित कर दे। 24 घंटे के भीतर उन लोगों को अपना अपना तोहफा मिल जाना चाहिए। XYZ। पूरे कस्बे में हलचल मच चुकी थी। हर कोई इस पोस्टर के विषय में बात करता दिखाई दे रहा था। कितने ने बाजार में किसी इतने में बाजार किया है, बकवास है सब। मुझे तो यह किसी दीवाने की खुरापत लगती है। पुलिस इंस्पेक्टर देसाई स्वयं कस्बे के प्रकाशित होने वाले इकलौते अखबार के संपादक से पूछताछ करने पहुंचे। मैं खुद हैरान हूँ इंस्पेक्टर, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं पता, लेकिन यह तय है 31 दिसंबर को अगर किसी सिक्के लेकर मेरे पास आए तो मैं उनका परिचय अखबार में छाप दूंगा। हाँ, यह तो तुम ठीक करोगे। कस्बे की पुलिस भी अचंभे में थी। कौन कर रहा है यह हरकत? किसी जुनूनी कातिल तो नहीं? इसका सुराग लगाना चाहिए। उधर पहला सिक्का एक बच्चे को गली में पड़ा मिला। 1 रुपया। बालक ने सिक्के पर बने निशान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह आइसक्रीम खरीद ली। बालक के जाने के बाद आइसक्रीम वाले ने ध्यान से सिक्के की तरफ देखा। त्रिकोण वाला सिक्का। उसने तुरंत सिक्का लेकर घर पहुंचा, अपनी पत्नी को दिखा दिया। देख भगवान, इस सिक्के द्वारा हम 5 लाख रुपए मिल सकते हैं और मौत मिल सकती है। त्रिकोण मनुष्य होता है। मौत फिर क्या करें? इस सिक्कों का पीछे छुड़ाओ, जल्दी ही लखपति नहीं बनना, हमें पैसे नहीं बनना, ऐसे ही ठीक है। आइसक्रीम वाले ने बाजार में जाकर सिक्का दूसरे पैसे के साथ मिलाकर बीड़ी का बंडल खरीद लिया। ये मेरी तो जान छुट्टी सिक्के से, एक बंडल देना। पनवाड़ी ने सिक्के को देखा, वैसे भी त्रिकुट मनुष्य समझते हुए उसे अन्य ग्रह को चेक दिया। पता नहीं कौन दे गया यह सिक्का, लो बाकी पैसे। मौत की भय से सिक्का उसने आगे बढ़ा दिया। दायरे दायरे वाला सिक्का एक व्यक्ति को टेलीफोन बूथ में पाया और फोन करने के लिए भीतर गया था। अरे, यह निशान वाला सिक्का, इस सिक्के मुझे तोहफा मिल सकता है। और वह उसे ले गया। मगर बूथ से बाहर आने के बाद उसके मस्तक पलटा। अगर यह दायरा मौत का निशान हुआ तो? इससे वह घबरा गया और उस सिक्के को फेंक दिया और बाकी से सिक्के की सफाई कर्मचारी के हाथ लग गए। अरे, यह तो निशान वाला सिक्का है। उसने भी घर जाकर सिक्का अपनी पत्नी को दिखाया। नहीं नहीं, हमें यह नहीं चाहिए, यह तोहफा। अगर तुम्हें कोई तो हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन पत्नी ने हाथ से सिक्का छीन कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए मनुष्य सिक्का। सड़क पर एक बालक ने वह सिक्का उठाया और जाकर अपने पिता को दे दिया। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, यह सिक्का अपने पास नहीं रखूंगा। इस प्रकार दायरे वाला सिक्का विभिन्न
विभिन्न विभिन्न हाथों से मैं पूछता रहा। आयत का निशान वाला सिक्का एक शराबी को सुबह अपनी जेब में मिला। निशान वाला सिक्का, यह रात को दारू खाने में किसी ने मुझे चेप दिया होगा। उसने सिक्के के भाग्य समझकर रखने का निर्णय किया। फिर रात को दारू खाने में वह सिक्का दूसरे लोगों को दिखाया। देखो, मुझे इस सिक्के के द्वारा 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरे लोगों ने समझाया कि, लेकिन वह न माना। अरे, मारा जाएगा, यह मौत का निशान भी हो सकता है। मैं मौत से नहीं डरता, और दौलत पाने के लिए खतरा उठाना ही पड़ता है। आधी रात को जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, शराब खाने से एक बदमाश उसके पीछे लग गया। 5 लाख पाने के लिए वह सिक्का अपने पास रखने का खतरा उठा सकता हूँ। उस बदमाश का नाम जग्गा था। वह एक सुनसान गली में जग्गा उस बदमाश शराबी का रास्ता रोक दिया। ला, सिक्का मुझे दे दे। नहीं दूंगा, तेरा बाप भी देगा। और जग्गा की एक घुसे नशे शराबी चूर के होश छीन लिए। हाँ, 5 लाख रुपये। उधर दारे वाले सिक्के को एक कॉलेज के छात्र के पास, अपने मित्रों के पास सिक्का दिखाया। बोलो, क्या कहते हो, इसे रख लूं या आगे बढ़ा दूं? ब्रो ब्रेव, इसे अपने पास रखो। 5 लाख मिल गए तो हमें भी ऐश कराना, और अगर मौत मिली तो वह तुम्हें मुबारक हो, हमारा अंतिम प्रणाम। यू स्टूपिड गाइस। खैर, यह सिक्का अपने पास रखूंगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। 31 दिसंबर को अखबार के दफ्तर में पेश करूंगा। त्रिकोण वाला सिक्का महेशचंद नामक एक व्यक्ति के पास जा पहुंचा, जो कैंसर से पीड़ित था और अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा था। यह सिक्का मौत का संदेश भी हो सकता है। वह कैंसर की पीड़ा को सहते सहते बेहाल हो चुका था, हर समय मौत की कामना करता था। शायद इस सिक्के द्वारा मुझे मौत मिल जाए, इसे अपने पास रखता हूँ। इसी तरह 31 दिसंबर की सुबह आ पहुंची। अचानक कॉलेज के उस छात्र के दिल में मौत का भय जाग उठा। जीवन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस दायरे वाले सिक्के को एक अंधे भिखारी के बर्तन में डाल दिया। भला हो भगवान। और भिखारी के बर्तन में सिक्का दुकानदार ने देखा, जिसकी दुकान बाहर बैठा था। अरे, यह तुम्हारे पास इनाम वाला सिक्का? मुझे नहीं चाहिए इनाम, मेरे लिए एक एक सिक्का 1 रुपया ही काफी है। दुकानदार के मन में जिज्ञासा थी कि सिक्के के बदले क्या मिलता है। यह प्रयोग अंधे भिखारी पर करने में हर्ज क्या है। उसने जिद करके भिखारी को अखबार के दफ्तर में ले चलने के लिए राजी किया। ठीक है, तुम कहते हो तो चलता हूँ। और उसी श्याम संपादक के दफ्तर में तीनों बैठे थे। मेरा नाम महेशचंद, त्रिकोण वाला सिक्का मेरे पास है। तीनों ने अपने अपने सिक्के अपने परिचय संपादक को दिया। अगली सुबह तीनों के चित्र अखबारों में प्रकाशित हुए। देखो, इन सिक्कों में मौत किसे मिलती है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यह पागल मजाक भरा है। लेकिन सबका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। दोपहर को अंधे भिखारी को अपने कटोरे में एक लिफाफा पाया। ओ, यह क्या है? उसने लिफाफा जेब में डाला। उसने राहगीरों को पुकारा, अरे भाई, कोई देखना, इसमें क्या है? और लिफाफा खोला। अरे, इसमें तो एयर टिकट है। उस व्यक्ति को चिट पर लिखा संदेश था। तुम्हारे द्वारा पाए दुनिया भी गोल है, इसलिए दुनिया की सैर का तोहफा दिया जाता है XYZ। साथ में लिफाफा एक चिट भी निकली थी। अंधा भिखारा बुरी तरह झुलसा गया। टिकट हाथ में आते ही उसने फाड़ के टुकड़े कर डाले। अंधे के साथ मजाक, यह मैं दुनिया घूमकर भला क्या देखूंगा। उसी समय महेशचंद के घर में खिड़की से एक पैकेट भीतर आकर गिरा। रे, और पैकेट के भीतर नोटों की गड्डियों से भरी थी। रुपया। नोटों के साथ एक चिट भी थी। तुम्हें त्रिकोण पाया है,
यह एक मनहूस निशान है और दुनिया में सबसे मनहूस चीज़ दौलत है, जो इंसान को दौलत का दुश्मन बनाती है। लेकिन यह दौलत तुम्हें मुबारक हो। महेशचंद सिर थाम कर बैठ गया। वाह रही किस्मत, 5 लाख रुपये मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मैं चंद दिनों में का मेहमान हूँ। जगह का वह छोटा सा पैकेट अपने दरवाजे पर रखा हुआ मिला। ओह, मेरा तोहफा आ गया। उसने पैकेट खोला तो मौत की चाबी की डिब्बियाँ निकली। उसे खोलकर उसने कांपते हाथों से बटन दबाया। उसके मुंह से सिसकी निकली गई। आह! और पलक झपकने से पहले लुढ़क गया। प्राण निकल चुके थे। कुछ देर बाद घटनास्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर देसाई ने डिबिया से संदेश निकाला। तुम्हें आयत निशान पाया गया है। आया कब्र भी आयताकार बनाई जाती है, इसलिए मौत तुम्हें मौत के भागीदार हुए। समाप्त दोस्तों। रेड लाइट। विशाल खन्ना लंदन में कंप्यूटर तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल का चीफ इंजीनियर था। एक शाम अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में निकलकर अपनी कार में बढ़ा। भीतर बैठने पर सिर पर पड़ी पीड़ा चोट उसे होश छीन लिए। जब उसे होश आया तो स्वयं को एक बंकर में पाया। सिर फट रहा है। इसी पल उसकी नज़र कोने में बैटरी जलाने वाली लाइटर और एक स्कोर बॉक्स पर पड़ी। मैं कहाँ हूँ और ये बॉक्स कैसा है? बॉक्स की बनावट काफ़ी अजीब थी। उसमें लगे बटन पर 0 का 10 तक नंबर थे। क्या चीज़ हो सकती है यह? और इस पर कोई स्विच कैसे है? फिर विशाल की नज़र दीवार पर लगे फ़ोन पर गई। ओह, फ़ोन, मगर इसमें डायल नहीं है। फ़ोन की घंटी बजी। विशाल जल्दी से रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से भारी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर विशाल। यस, मैं विशाल। लेकिन तुम फालतू बात मत करो। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। तुम कमरे में रखा वह बॉक्स देख ही लिया होगा। उसे दूर ही रख रहना। क्यों? वह एक टाइम बम है। अगर कल रात ठीक 12 बजे फट जाएगा। बम? हाँ, तुम्हें बॉक्स को छेड़खानी की तो बम समय से पहले फट जाएगा। दूसरी ओर खतरनाक चीज, उस कमरे के दरवाजे में डायनामाइट लगा हुआ है। भीतर से बाहर उसे जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया गया तो धमाका होगा। विशाल घबरा कर चिल्लाया, यह सब क्या है? कौन हो तुम? बस यह समझ लो कि मैंने तुम्हें अपहरण किया है ताकि तुम्हारी फर्म में तुम्हारी रिहाई के बदले 1 लाख पाउंड वसूल कर सकूं। 1 लाख पाउंड? तुम मूर्ख हो भला। कम मेरे लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देगी? जरूर देगी, क्योंकि तुम चीफ इंजीनियर हो। तुम्हारी जरूरत है। तुम ही उसे कंप्यूटर के नए मॉडल तैयार करते हो। इतना कहकर दूसरी ओर फोन रख बंद हो गया। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल का डायरेक्टर स्टाफ लैंड यार्ड के चीफ इंस्पेक्टर से मीटिंग के दफ्तर में था। अपहरणकर्ताओं ने रकम न मिलने की सूरत में विशाल को बम से उड़ाने की धमकी दी। इंस्पेक्टर पता नहीं उसने विशाल को कहाँ कैद कर रखा है। इस स्थिति में अपराधी के सामने लाने के लिए रकम देने का नाटक करना होगा। उसकी शर्त मान लीजिए। देखते हैं वह रकम लेने कहाँ आता है। कुछ देर बाद डायरेक्टर ऑफिस अपहरणकर्ता का फोन आया। ठीक है मिस्टर, हम 1 लाख पाउंड देने के लिए तैयार हैं। गुड, रकम रखो, तैयार रखो, कल सुबह फोन करूंगा। उधर विशाल सारी रात जाग कर काटी। सुबह होते ही उसके मस्तिष्क में विचार आया। फोन खोलकर तारों द्वारा कोई नंबर मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इस तरह बाहरी दुनिया से संपर्क बन जाए। जेब से चाबियों का गुच्छा मौजूद था। चाबी ने उसने पेचकस का काम किया और पेच खुल गया। और फोन खोलकर उसने काफी देर तक तारों को इधर उधर करता रहा। कोई सफलता न मिली। फोन स्पेशल ढंग से बना गया है। झल्लाते हुए उसने फोन को दोबारा रख दिया। फिर वैसे ही रिसीवर ऊपर लटकाया। टिन टिन टिन। फोन उठाने पर वही स्वर सुनाई दिया। तुम शायद फोन से छिड़कारी कर रहे थे मिस्टर विशाल। दोबारा ऐसी मूर्खता न करना, क्योंकि
यही फ़ोन तुम्हारे जीवन की लाइन है। बको मत, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। धैर्य रखो, तुम्हारी फर्म ने रकम देने को राजी हो गई है। रकम मिलते ही मैं फ़ोन करके तुम्हें बम बेकार करने का नंबर बता दूंगा। मुझे नंबर तुम अभी बता दो प्लीज़। दरवाज़ा खोलने का तरीका न बताना। मगर दूसरी ओर से तुरंत फ़ोन बंद कर दिया गया। शाम 4 बजे फर्म डायरेक्टर ऑफिस उस व्यक्ति ने प्रविष्ट हुआ। यस, किससे मिलना है आपको? मैं आपसे 1 लाख पाउंड लेने आया हूँ मिस्टर डायरेक्टर। तुम वही अपन करता हो? जी हाँ, मेरा मेरा काम करने का यही स्टाइल है। वह करता हूँ जो सोच भी नहीं सकता। पुलिस अभी भी यही कल्पना कर सकती है कि रकम लेने के लिए यहाँ चलाऊंगा। आप लोगों तो मुझे यही बाहर घेरने की प्लानिंग कर रही होगी। बहुत चालाक आदमी है। जल्दी रकम मेरे हवाले कीजिए, वरना मिस्टर विशाल हमेशा के लिए खो देंगे। डॉक्टर ने विवश होकर अपहरणकर्ता ने अब रिवॉल्वर भी निकाल लिया। लो, इसमें पूरे 1 लाख पाउंड है। थैंक यू। 2 घंटे बाद विशाल यहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसने रिवॉल्वर की नाल डायरेक्टर के चेहरे की तरफ उठाई और ट्रिगर दबा दिया। ये क्या कर रहे हो? अब यह किसी को मेरे पीछे नहीं भेजेगा। लेकिन अपहरणकर्ता मात खा चुका था। पार्किंग के डायरेक्टर ने फोन टेप करने के साथ साथ कैमरे में माइक्रोफोन भी लगा रखा था और हेडक्वार्टर में कुछ दूर खड़ी जीप में बैठे कमरे की सारी बातचीत सुन रहे थे। कम ऑन मूव, वह बाहर आने वाला है। जीप डायरेक्टर के सामने हेडक्वार्टर के सामने पहुंची। उस ब्रीफकेस वाले को चेक करी। पुलिस को देखकर वह अपहरणकर्ता घबरा गया और भाग निकला। पकड़ो पकड़ो। वह सड़क पर पार करने के लिए भागा जाना चाहता था, मगर अपहरणकर्ता ट्रक के नीचे कुचल कर मर चुका था। तलाशी में उसकी जेब से एक डायरी निकली। रात 9 बजे बंकर में फ़ोन की घंटी बजी। हेलो मिस्टर विशाल, क्या यह आपकी आवाज़ है? हाँ, मैं विशाल, लेकिन आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर मार्किंग बोल रहा हूँ। आप ठीक है ना? फिलहाल तो ठीक हूँ। क्या आप मुझे अपहरणकर्ता को पकड़ लिया? आप मुक्त कराने आ रहे हैं? हम आपके पास जल्दी ही मुक्त करा लेंगे। आप अपहरणकर्ता मारा जा चुका है। दरअसल उसकी जेब में एक डायरी मिली थी। हमें फ़ोन नंबर मिला जिसके नीचे आपका नाम लिखा था और आपका पता। अब और यहाँ पता मैं कह दूँ, सॉरी, पता नहीं मिला, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा हम इस नंबर फ़ोन को ट्रेस कर ले लेंगे और प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, मेरे सामने एक टाइम बम रखा है। ठीक 12 बजे फट जाएगा। धैर्य रखिए, हम जल्दी कुछ करेंगे। लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज इंस्पेक्टर के हाथ निराशा लगी। 87 50 97 3 का यह है फ़ोन। एक सप्ताह पहले ही पार्क स्ट्रीट कॉलोनी 14 से काटा गया है। उसका नंबर किसी के पास अलर्ट नहीं है। इंस्पेक्टर मार्टिन एक बात फिर फ़ोन नंबर किया। विशाल, आप कैद हैं क्या? स्थान की कुछ निशानदेही है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चौकोर कमरा है जिसके सामने एक टाइम बम रखा है। अपने अपने चारों ओर ध्यानपूर्वक से देखें। कोई बात जो हमारे मार्गदर्शन कर सके? बस मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी फौजी बंकर में कैद हूँ। पुराना बंकर? ओह गॉड, यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? शहर में बाहरी हिस्से पर बहुत पुराने बंकर बने हैं जिनमें द्वितीय युद्ध के समय बनाया गया था। हम 15 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर तैयार है। सुनिए इंस्पेक्टर, जल्दी। क्या उस डायरी में बम बेकार करने का नंबर लिखा है? आप अपहरणकर्ताओं ने मुझे बताया था कि किसी नंबर डायल करने से निष्कर्ष हो सकता है। सारी डायरी में सिर्फ एक नंबर लिखा था, 87 50 93 3 लिखा है, और वह उस फोन का नंबर है जिस पे आप बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मार्किन ने हेलीकॉप्टर से बंकर के निकट उतारा और 11 बज चुके थे। विशाल ने चाबी की मदद से नंबर दीवार पर लिख लिया। हेलीकॉप्टर में लगे फोन हेलीकॉप्टर में लगे फोन से इंस्पेक्टर विशाल से संपर्क किया। आपको बंकर की तलाश कर रहे हैं मिस्टर
विशाल, कुछ देर हम बंकर का दरवाजा खोल देंगे। विशाल घबरा कर चिल्ला उठा, नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलना, उसमें बम फिट है। विशेष बंकर के दरवाजे का निरीक्षण किया। हम इस शक्तिशाली बम इस इसमें शक्तिशाली बम फिट है। इसे बेकार करने का नंबर हमारे पास नहीं है। हम जबरदस्ती करेंगे तो बम फट जाएगा। तो फिर बंकर की दीवार में छेद बनाओ। 12 बजे से पहले हर हालत में विशाल को बाहर निकालना है। हमारे पास 20 मिनट शेष है। इतने कम समय में बंकर की दीवार में छेद किया जा सकता है? हम कोशिश तो कर सकते हैं, ड्रिल लाओ जल्दी। और बाहर से ठोका पीटी की आवाज़ सुनकर विशाल चौंका। ओह, वह दीवार तोड़ रहे हैं। बाहर सभी लोग कम काम पर लगे हुए थे। 15 मिनट बाद, सारी सर, यह सुराग करने का कम से कम 1 घंटा लगेगा। और भीतर बम फटने में केवल 5 मिनट शेष रहे। बेचारा विशाल। फोन पर विशाल इंस्पेक्टर भर्राया स्वर सुना। आई एम सॉरी, हम दीवार में छेद नहीं कर सकते। हम आपको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बम से दूर हटकर दीवार पर मुंह करके खड़े हो जाओ। शायद इस तरह विशाल के हाथों से रिसीवर छूट गया और मौत के बीच सिर्फ 3 मिनट दूर थी। ओ गॉड। लगभग 1.5 मिनट वह सिर पकड़े रहा और अचानक अपनाकर्ता के शब्द याद आए। उसने फोन के विषय में कहे थे। उसने कहा था कि फोन से छेड़छाड़ न करना, क्योंकि यही फोन तुम्हारे जीवन की लाइन है। और अपने अगले ही पल उछल कर खड़ा हुआ। फोन नंबर फोन नंबर बम बेकार करने करने का नंबर भी हो सकता है। और उसने बॉक्स में लगे स्विच दबाने शुरू करे और अंतिम 2 नंबर दबाए। पिट। बॉक्स में जली रेड लाइट बुझ गई और ग्रीन जल उठी। बम निष्क्रिय हो चुका था। खुशी में विकास के मुख से चिंगारी निकली। वह धमनियों में दौड़ रहे रक्त की जबरदस्त हलचल के कारण बेहोश होकर लुढ़क गया। और 1 घंटे बाद पुलिस ने दीवार में छेद बनाकर भीतर घुसी। थैंक गॉड, बच गया। और फिर विशाल को अस्पताल ले जाया गया और फर्म के डायरेक्टर ने उसे नए जीवन की बधाई दी। नए जीवन मुबारक हो सन। थैंक यू सर, इसे कहते हैं। वे आंखें में आंसू टपक रहे थे। अपना कातिल। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला मध्य स्थित विशाल बर्फीली घाटियों में भटकते हुए दोनों युग पेशे से शिकारी थे, जो बर्फीली लोमड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघरों में सप्लाई करते थे। सांगा, सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी लोमड़ी दिखाई नहीं दी। लगता है आज शिकारी नहीं मिलेगा। कोह, कोहान। हम लोग दूर निकल आए, अब वापस चलते हैं। कुछ दूर और चलते हैं, खाली हाथ लौटना ठीक नहीं। तभी सन्नाटे को चीरती एक मानव की चीख उभरी और कोई दरिंदा जैसे घुर्रा रहा। घुर्र। दोनों आवाज की दिशा में लपकी। कोई इंसान है वहां, शायद पहाड़ी भेड़िए भी हों। और टीले के पीछे एक भयानक दृश्य था। गुर्र। अहिंसे हाँ बा गुर्र। गोली की आवाज से भेड़िए भागकर डर कर भाग निकले। तुम कौन हो भाई? बर्फीली घाटी में अकेले क्या कर रहे हो? पानी। कोहान ने तुरंत तुरंत ब्रांडी की बोतल हाथ में पकड़ाई। ए बस करो, हमें भी ब्रांडी की जरूरत है। और सांगा बोतल उसके हाथ से ले ली, छीन ली। कमबख्त ने खत्म ही कर डाली, लेकिन इसकी हालत अब भी नहीं सुधरी है। उधर बेहोशी की हालत में उस आदमी के कंठ से रुक रुक कर कुछ शब्द निकले। सोना, हेलीकॉप्टर। आह, सोना क्या बक रहे हो? कहाँ है सोना? वहाँ उस और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 50 लाख का सोना। आह, यह कहते हुए ईशान की गर्दन लुढ़क गई। यह मर गया। हाँ, लेकिन मरते मरते भी हमें लखपति बना गया। तुम ठीक कहते हो सांगा, यह व्यक्ति किसी
तस्कर गिरोह का सदस्य लगता है। वह हेलीकॉप्टर खोजना चाहिए, फिर उसमें सोने के मालिक होंगे। तुरंत ही दोनों चल दिए। कदमों की यह निशान हमें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां व्यक्ति यात्रा आरंभ हुई थी। और काफ़ी दूर आने के बाद इतनी देर हो गई चलते चलते, न जाने कम वक्त कहाँ से चल रहा था। 50 लाख बड़ी रकम है, उसे पाने के लिए मुसीबत झेलनी पड़ेगी कुहान प्यारे। तभी अरे देखो, ये एरेज, वह व्यक्ति निकट के गांव का निवासी लगता है। अगर उसकी स्टेज मिल जाए तो हेलीकॉप्टर को ढूंढना आसान हो जाएगा। और स्लेज में सवार सुमा नामक व्यक्ति उन्हें देखकर स्नेज रोकी। कहाँ भटक रहे हो दोस्तों? लोमड़ी के शिकार पर निकले थे मगर रास्ता भटक गए। तो आओ, तुम्हें निकट के गांव में छोड़ दूंगा, ठीक है। स्लेज पर बैठते ही सांगा का व्यवहार बदल गया। स्लेज वापस मोड़ कर, वरना शूट कर दूंगा। ओ, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। यदि यदि तुम मुझे लूटना चाहते हो तो गलती कर रहे हो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। बकवास बंद करो। यही मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर किसी जगह हेलीकॉप्टर गिरा पड़ा है, उसमें 50 लाख का सोना है। उसे लेने जा रहे हैं। अगर तुम्हारा साथ दोगे तो सोने में हिस्सा तुम्हें भी देंगे। मुझे सोने का लालच नहीं है मिस्टर। और तुम्हें बता दूं कि मैं बर्फीली घाटी में जीवित रहना मुश्किल काम है। फिर तुम्हें अपनी मंजिल का ठीक से पता भी नहीं है। अगर भटक गए तो जान के लाले पड़ जाएंगे। भाषण बंद करो, हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें मार कर तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुमा का निर्णय मजबूरी में किया था, बहलालची नहीं था। और उसने स्लेज पे सफर करते हुए 5 घंटे बीत गए। ठंड बढ़ती जा रही है, रात भी हो रही है। यात्रा करना बेकार है। कोई सुरक्षित स्थान देखकर पड़ाव डालते हैं, सुबह यात्रा करेंगे। यह स्थान पड़ाव के लिए ठीक नहीं है। पहाड़ी भेड़िए घूमते हैं क्षेत्र में। सांगा उसकी बात का ध्यान देते हुए टीले के निकट स्टेज रोकी। आओ, आ जाओ, हम लोग इस टीले पर सुरक्षित रहेंगे। मैं कुत्तों को खोल देता हूँ। लकड़ियों जमा करने पर उन्होंने अलाव जलाया। लकड़ियाँ गीली होने के कारण पूरी एक माचिस आग जलाने की कोशिश में खत्म हो गई। फिक्र न करो, एक माचिस मेरी जेब में भी है। खाना खाकर वे बर्फ पर लेट गए। सांगा को नींद नहीं आई। अगर मैं सोना मिल गया तो इन दोनों को गोली मारकर समाप्त कर दूंगा और सोने की अधिकार कर लूंगा। आधी रात संभव हो। और नीचे पहाड़ी भेड़ियों ने कुत्तों पर हमला कर दिया। यह भूखे भेड़िए कुत्ते को मार डालेंगे। सांगा और कोहिन रिवॉल्वर संभाली और पलक झपकते उन्होंने 2 भेड़ियों को मार गिराया। शेष भेड़िए डरकर भाग गए साले। लेकिन हमें नीचे नहीं जाएंगे। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं, शायद दोबारा हमला करें। सुबह हुई तो टीले के नीचे उतरी। 2 कुत्ते मर चुके हैं और 3 घायल हैं। ओह मेरे प्यारे कुत्ते, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। पको मत सुमा, यह घायल कुत्ते हमारे काम नहीं के नहीं रहे। इन्हें भी गोली मार देते हैं। नहीं, मेरे कुत्ते को मत मारो, इसे बकने दो। कुहान, तुम कुत्तों को शूट कर दो। मगर मेरे पास तो गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मेरे पास कुछ गोलियां हैं। इकलौता बचा कुत्ता डर कर एक तरफ भाग गया। सांगा, मेरे कुत्तों को मार दिया तुम कमीने। सांगा, एक ही मुक्के में सुमा को बर्फ के ढेर पर कर दिया। मेरे पास एक गोली बची है, वरना तुझे शूट कर देता। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम उस सोने को हर हालत में प्राप्त करना है और हम पैदल आगे चलेंगे, किसी ने इनकार किया तो उसे मार डालूंगा। मैं तो इनकार नहीं कर रहा यार। और स्लेज पर रखी कुहाड़ी भी सांगा ने उठा ली। चलो आगे बढ़ो, तुमने अपने लालच की सजा उससे मिलेगी। पापी, बर्फानी तूफान आने वाला है। अभी वे कुछ आगे बढ़े थे, तूफान आ गया। उन्होंने एक टीले की ओट में पना ली। तीनों एक दूसरे से पकड़ कर बैठे रहे। वो बहुत ठंड पड़ गई। ब्रांडी निकाल सांगा।
बोतल में जरा सी ब्रांडी है, यह किसी को नहीं मिलेगी। यह नाइंसाफी है सांगा। यू शट अप। और कोहान ने जबरदस्ती हमला करना चाहा। मुझे अब तेरी जरूरत नहीं। यह क्या कर दिया पापी? सोने का एक हिस्सेदार कम कर दिया। तूफान कब का थम चुका था। सुमा, मैं अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अभी मेरे मेरे पास कुल्हाड़ी है। अगर तूने गड़बड़ी की तो काट कर रख दूंगा। चलो आगे बढ़ो। सांगा बहुत कमीना इंसान है। सोना मिलते ही मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर वह कई घंटे तक हेलीकॉप्टर की तलाश घाटी में भटकते रहे। अचानक हेलीकॉप्टर। सोना देखकर सांगा पागल हो उठा। हाँ हाँ, इतना सोना! मैं लखपति बन गया। अगले ही पल सांगा की आंखों में दरिंदगी उभरी। सोना मुझे मिल गया। अब तेरी कोई जरूरत नहीं। मर जाना ठीक है, लेकिन इससे पहले सांगा सूमा पर वार कर पाता। हवा में मानो बिजली सहलाई। अचानक कुत्ते को देखते ही सांगा का चेहरा खिल उठा। शाबाश टाइगर, मुझे मुझे तेरा ही इंतजार था दोस्त। मैं जानता तू अवश्य आएगा। फाड़ डाली से कमीने को। और टाइगर भयानक अंदाज से सांगा पर झंझोर डाला, मानो उसे अपने साथी का बदला लेना चाहता हो। और तभी सांगा के हाथ में कुल्हाड़ी पर पड़ा। अपने कुत्ते को घायल होते देख सांगा का खून खोल उठा। कमीने! सांगा बर्फ तोड़ता हुआ अंदर समाता चला गया। वास्तव में बर्फ की परत के नीचे पानी था। सांगा ठंडे पानी में गोते खा रहा था। बचाओ! आह! इसे बचाना चाहिए, जल्दी ही। पानी में भीग जाने के कारण सांगा का होश गुम हो चुके थे। ठंड, मेरा शरीर अकड़ रहा है। मुझे पानी चाहिए, गर्मी चाहिए। यहाँ गर्मी कहाँ से आएगी? माचिस तो कोहिन की जेब में थी, जिसे मारकर तुमने पीछे छोड़ा ही। शून्य में कई डिग्री कम वातावरण और गीला होने के कारण कुछ सीमेंटों में सांगा के शरीर से खून जमा दिया और आंखें अंधेरा छाने लगा। मुझे बचा लो, मुझे वापस ले चलो। क्यों? 50 लाख का सोना नहीं चाहिए? भाड़ में गया सोना, मुझे जीवन चाहिए। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। कोहान जिंदा रहना चाहता होता तो तुमने जिसे मार डाला। सांगा कुछ बोला नहीं। सूंगा ने उसे छू कर देखा। ओ, यह तो खत्म हो गया। ठंड में इसका शरीर अकड़ गया। इस इंसान को देखकर मेरे यार सोने के लालच में अपने मित्र को मार डाला, जबकि अपनी जान भी गंवा दी। लानत है ऐसी दौलत पर जिसका मोह इंसान को दरिंदा बना दे। और सूंबा को उस मनुष्य होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रियत अपने कुत्ते के मार्गदर्शन से वह दुनिया अपनी दुनिया में लौट आया। समाप्त दोस्तों।